नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। पिछले 70 सालों से इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की मांग हो रही है, लेकिन कभी राजनीति तो कभी तुष्टीकरण हमेशा यूनिफॉर्म सिविल कोड की राह में बाधा बने हैं। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक अहम कदम उठाया है। दरअसल दो राज्यों उत्तराखंड और गुजरात ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटियां बनाई थीं। दोनों राज्य सरकारों के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसे कल सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। और साफ शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई के लायक भी नहीं माना। याचिका को ठुकराते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान राज्यों को ऐसी समितियां बनाने का अधिकार देता है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने सोमवार को कहा कि इस मामले में दाखिल याचिका में कोई मेरिट ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत राज्य के पास यह अधिकार होता है कि वह ऐसी कमेटियां बना सके। इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। पिछले दिनों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए 5 सदस्यीय ड्राफ्ट कमेटी की घोषणा की थी। यह कमेटी राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार करेगी, जिस पर राज्य सरकार आगे का फैसला लेगी। इसी तरह गुजरात सरकार ने भी एक कमेटी बनाई है। अब कुल मिलाकर दोनों राज्यों में इन ड्राफ्ट कमेटियों को हरी झंडी मिल गई है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद गुजरात उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का रास्ता साफ हो गया है? क्या अब और भी कई राज्य समान नागरिक संहिता की तरफ कदम बढ़ाएंगे? क्या अब पूरे भारत में एक विधान एक देश लागू करने का समय आ गया है? आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम यह भी चर्चा करेंगे कि आखिर इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर राजनीति क्यों होती है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं मुन्ना सिंह चौहान, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। साथ ही हमारे साथ हैं विजय कौशिक, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस का वो पक्ष रखेंगे आज। साथ ही हमारे साथ होंगे डी.के. दुबे, जो वरिष्ठ वकील हैं और संवैधानिक मामलों के जानकार हैं। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन इसके पहले अभी हम एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए चर्चा में। पहाड़ियों में या ऊंचे प्रदेशों में रहने वाले लोग ठंड के आदी होते हैं, फिर भी शीतलहर उनके लिए जानलेवा हो सकती है। सबसे बड़े खतरे हैं शरीर का तापमान कम हो जाना, फ्रॉस्ट बाइट और फेफड़ों में सूजन आना। बाहर जाने से पहले मौसम पूर्वानुमान से वाकिफ होना अनिवार्य है। कहीं जाते वक्त धर्मशाला, पंचायत घर और नजदीकी चिकित्सा सेवा से अवगत रहें। खराब मौसम के कारण आप रास्ते में फंस सकते हैं। वाटरप्रूफ थैली में पर्याप्त कपड़े, भोजन और पानी साथ रखें। नम और गीले कपड़े तुरंत बदलें। गर्म पेय पीते रहें, शराब पीना टालें। फर्स्ट एड सीखें और आपातकालीन चिकित्सा किट साथ रखें। अत्यधिक ठंड से बुजुर्ग, बच्चे और बीमार ज्यादा प्रभावित होते हैं। घर को गर्म रखें। पहाड़ी इलाकों में ऑक्सीजन की कमी और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस बुलाएं या स्थानीय हेल्पलाइन से संपर्क करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। एनडीएमए एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की और हमारे साथ मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान, साथ ही हमारे साथ हैं विजय कौशिक जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे आज बहस में। साथ ही हमारे साथ हैं जाने माने संवैधानिक विशेषज्ञ डी.के. दुबे साहब। तो शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा मुन्ना सिंह चौहान जी कि बीजेपी का ये बहुत पुराना चुनावी वादा है। 1952 से बीजेपी इस मुद्दे का समर्थन करती आई है। अब जब सुप्रीम कोर्ट से भी ड्राफ्ट कमेटी को इजाजत मिल गई है उत्तराखंड और गुजरात के लिए, तो क्या अब समय आ गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे देश में लागू कर देना चाहिए? यस, बिल्कुल। देखिए, हम आपसे बताएं कि ये कोई बड़ा अजूबा बात नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 44 में संविधान निर्माताओं ने इस बात की अपेक्षा की है कि बाकायदा राज्य को सभी प्रयास करने चाहिए, देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। तो और ये तमाम सारे, हमें बहुत खुशी इस बात के लिए कि उत्तराखंड राज्य ने इसमें लीड लेने का काम किया और हमने इसके लिए बाकायदा एक सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना करके और तमाम सारे इसके वेज एंड मीन्स और तमाम सारे कानूनी पहलुओं के परीक्षण करने का काम सौंपा। एक खास बात मैं यहाँ पर सभी देशवासियों के सामने, सभी दर्शकों के लिए, और आपने इतना महत्वपूर्ण मुद्दा आप आज लेकर के आए, सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार का दृष्टिकोण इसमें प्रस्तुत किया, मेरे ख्याल से दैट स्पीक्स अ लॉट फॉर इटसेल्फ। मैं आपको बता रहा हूं कि बाकायदा रंजना देसाई जी की अध्यक्षता वाली जो कमेटी है, जब उसने इस पे लोगों की राय शुमारी की, लोगों की राय जानने की कोशिश की, तो मैं आपको बिल्कुल एक आइसोलेटेड बात बता रहा हूं। एक कॉन्स्टिट्यूंसी का विधायक मैं भी हूं और अच्छे खासे मेरे विधानसभा क्षेत्र में मुसलमानों की आबादी है। जितनी भी पढ़ी लिखी महिलाएं थी, जितनी भी स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियां थी, यहां तक कि पढ़ी लिखी शादीशुदा महिलाएं थी, सब ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में बहुत वोकल होकर के अपनी राय जाहिर की। और सब लोग ये जानते हैं कि केवल पर्सनल लॉ के नाम पर और जिस प्रकार से कुछ वर्ग विशेष के लिए, और विशेष रूप से जिस प्रकार से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन का एक कुचक्र चलता है, उससे सभी निजात चाहते हैं। इतना ही नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के अंदर तमाम सारे सोशल जस्टिस के तमाम सारे दूसरे रास्तों को भी खोलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पॉपुलेशन नियंत्रण के बारे में भी एक बहुत कारगर कदम साबित होगा। और यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये तो बहुत बिना सिर पैर की बात है कि कोई ये कहे कि किसी वर्ग विशेष के अगेंस्ट है। ये हम बाकायदा जिस कानून पे विचार कर रहे हैं, हम किसी वर्ग के अगेंस्ट नहीं बात कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि सभी वर्गों को एक जैसे कानून के दायरे में आना है। चौहान साहब, आपने अपनी बात रखी है, आपने कहा कि किसी वर्ग विशेष के विरोध में नहीं कह रहे हैं। मैं यहाँ पे कांग्रेस का पक्ष भी जानना चाहूंगा। हमारे साथ विजय कौशिक हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस का आज पक्ष रखेंगे। विजय जी, आखिर कांग्रेस को यूनिफॉर्म सिविल कोड से दिक्कत क्या है? क्या उसे मुस्लिम वोट बैंक की चिंता सताती है? देखिए, कांग्रेस को किसी से कोई दिक्कत नहीं है, ना हिंदुओं से कोई दिक्कत है, ना मुसलमानों से। कांग्रेस देश की बात करती है, इस देश की जनता और उसके मूलभूत अधिकार और उनकी सुविधाओं की बात करती है। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि जो सरकारी कुचक्र है, चाहे हम इसे उत्तराखंड के संदर्भ में देखें या किसी गुजरात के संदर्भ में देखें, तो ये केवल जनता का ध्यान मूल मुद्दों से हटाने की एक साजिश है जिसे भाजपा कर रही है। जहां तक याचिका की बात है, वो याचिका दायर हुई, उसमें क्या तथ्य थे क्या नहीं, वो देखना सुप्रीम कोर्ट का काम है। और सुप्रीम कोर्ट के अपने जो निर्णय है उसके लेकर कांग्रेस पार्टी इस न्यायिक प्रक्रिया का पालन करती है। कोर्ट जो भी आदेश देता है हम उसकी पालना करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि आज उत्तराखंड में जोशीमठ जिस तरीके से वहां के हालात खराब हैं, लोगों की जिंदगी तबाह होने के कगार पर है, वहां पहले से ही महंगाई, बेरोजगारी और दूसरी समस्या। विषय आज जोशीमठ नहीं है हमारी चर्चा का, वैसे हमारे पास समय कम है। ये उत्तराखंड सरकार आज से चुनाव जीतने के बाद इसे लेकर आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर दिया। जोशीमठ से क्या संबंध? आप बहस पर है ना, मुद्दे पर हैं, मुद्दे पर हैं। हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ। ये जो भाजपा द्वारा बार बार इस मुद्दे को उठाया जाता है, तो ये केवल मूल मुद्दों से जान छुड़ाने की भाजपा की साजिश है। भाजपा चाहती है समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर
उसके मुद्दे पर जनता कहीं और ध्यान दे ही ना, महंगाई पर ध्यान ना दे, बेरोजगारी पर ध्यान मेरा ना दे। सवाल ये था कि इसमें कांग्रेस की सुधार नीति लेकर क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर? कुछ बदलाव आया है या जो हमारी- आजादी के बाद से जो चली आ रही है वही परिपाटी कांग्रेस निभाती रहेगी, या कुछ बदलाव आया है वर्तमान संविधान- राजनीति को देखकर? सुनिए ना, संविधान कांग्रेस की बपौती नहीं है, संविधान इस देश की बपौती है। इस देश को संविधान के हिसाब से चलाना सरकार का फर्ज है। अगर सरकार किसी मुद्दे पर सोचती है कि जनता को परेशानी हो रही है तो वो कोई भी कानून ला सकती है। भारतीय जनता पार्टी को इसका अधिकार है, लेकिन हमें चाहती है जो कानून लाया जाए वो पूरे देश भर के लिए लाया जाए। इसके लिए सभी को विश्वास में लिया जाए। कहीं बाद में ना ऐसा ना हो कि भी इस कानून को लेकर किसी वर्ग विशेष की कोई आपत्ति हो तो वो अभी से दूर कर ली जाए। जिस तरह से किसान बिल को लेकर सरकार को मुंह की खानी पड़ी, ऐसा ना हो उनके किसी कदम से देश के अंदर कोई गलत माहौल क्रिएट हो। देखिए सरकार को देखिए विजय कौशिक साहब, वर्ग विशेष की आपत्ति तो बहुत सारे मुद्दों पर रहती है। वर्ग विशेष की आपत्तियों से अगर ये देश चलने लग जाएगा तो फिर तो देश चल ही नहीं पाएगा। डीके दुबे साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मुस्लिम ही शामिल नहीं है इसमें, सभी लोग शामिल हैं। हमारे साथ संविधान मामलों के जानकार बैठे हुए हैं। हम डीके दुबे साहब के पास चलते हैं। डीके दुबे साहब, मेरा सवाल यह है कि एक अनुच्छेद 162 के तहत क्या राज्य सरकारों को कानून बनाने के इस तरह के अधिकार हैं? पहला सवाल यह है। दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू करना चाहे सरकार, तो उसके लिए क्या न्यायिक प्रक्रिया या क्या संवैधानिक प्रक्रिया का पालन सरकार को करना पड़ेगा? देखिए 162 की जहां तक हम बात करते हैं तो 162 में राज्य सरकार की, राज्य की एग्जीक्यूटिव बॉडी को हम अधिकार देते हैं और ये कहते हैं कि लेजिस्लेशन को, जो कानून बनाने का अधिकार है, लेजिस्लेटिव पावर्स जितनी दे रखी हैं उन लेजिस्लेटिव पावर्स का इस्तेमाल वहां की एग्जीक्यूटिव बॉडी, राज्य की एग्जीक्यूटिव बॉडी कर सकती है। साथ में हमने उसमें लिमिटेशन लगाई है और ये कहा है अगर वो सदन का विशेषाधिकार हो, यानी कि लेजिस्लेशन का पूर्ण अधिकार हो, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, क्योंकि विषय यहां पर जब पड़ता है तो लोग ये कहते हैं कि नहीं, केंद्र का ही राइट है और केंद्र को ही ऐसा करना चाहिए। तो उसमें केंद्र और राज्य 162 में दोनों दे रखे हैं और कहा गया है कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो एग्जीक्यूटिव बॉडी उसका इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन उसकी पावर लिमिटेड होगी। वो ऐसा करते समय लेजिस्लेशन की पावर्स का ध्यान रखेगा और उसके सब्जेक्ट के तहत ही होगा, मतलब जिस प्रकार की व्यवस्था होगी उस व्यवस्था में ही वो काम करेगा। दूसरी बात यह आती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या पूरे देश में लागू हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन। अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। हमारे यहाँ चूंकि बहुत सारे प्रकार के समुदाय, बहुत सारे प्रकार के हमारे राज्य व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, इसलिए जहां तक मुझे लगता है कि राज्य सरकारें पहले उस पर इनिशिएट करती हैं या कर रही हैं, उसके बाद केंद्र भी उस पर इनिशिएट कर सकता है। आर्टिकल 44 की जब हम चर्चा करते हैं तो वो तो लेजिस्लेटिव, वो तो ये कहता ही है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब होता है कि सरकारें इस डायरेक्शन के अनुसार ही काम करेंगी, यानी कि भविष्य में संविधान लागू होते समय अगर उस समय परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि वो उसको बना सकते या उसको लागू कर सकते हैं, तो फिर भविष्य में जैसे जैसे राज्य की जो और व्यवस्थाएं हैं वो लागू होंगी तो उनके साथ इस फ्रेमवर्क में काम करेगा। अब जहां तक बात आती है कि उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने क्यों नहीं उसको बना दिया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स की जब हम चर्चा करते हैं तो आर्टिकल 44 की चर्चा उस समय डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप डीके दुबे साहब जी, बताएं। डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा हुई थी और डॉक्टर अंबेडकर इस प्रावधान को मेन स्ट्रीम में लाना चाहते थे। चूंकि सदन में उस समय, चूंकि मैं कांग्रेस और उसकी बात नहीं कर रहा, बीजेपी तो थी नहीं, सारे जितने दल देश भर के हैं वो सारे दल उसमें सदस्य हुआ करते थे, सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व होता था। तो चूंकि इन लोगों ने उस पर विरोध किया था तो उस समय उसको नहीं लागू किया जा सकता था, अतः यह कहा गया, सबने अप्रिशिएट तो किया, ये कहा कि नहीं भाई देश है, एक कानून होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, जो मतलब देश की एक मेन स्ट्रीम में सबको आना चाहिए। लेकिन जब वहां पर सहमति पूर्ण रूप से नहीं बनती दिखाई पड़ी तो डॉक्टर साहब ने यह कहा कि एक काम करते हैं, इसको भविष्य के लिए देश में छोड़ देते हैं कि परिस्थिति अगर आप कह रहे हो कि अभी नॉर्मल नहीं है या देश इस स्थिति में नहीं है कि इन कानूनों को लागू कर सके, तो फिर इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डाल देते हैं कि भविष्य में सरकार जब भी कोई इस विषय पर कानून बनाएगी या सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि जैसे जैसे समय आता जाए उस पर बनाते जाए।
आर्टिकल 44 का ही इंटरप्रिटेशन करते समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच लिली थॉमस का जजमेंट है और सरला मुदगल का जजमेंट है। स्ट्रक्चर पास किया है सुप्रीम कोर्ट ने और स्ट्रक्चर पास करके सरकार को दिया है और सरकार को यह कहा है केंद्र की कि भाई इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में यह दे रखा है, तो अब कब समय आएगा कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करें, देश में एक कानून लागू हो। उसकी बहसों के दौरान जिसकी हम चर्चा अभी लोग करना शुरू कर देंगे, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 27, 28 की चर्चा लोग करना शुरू कर देंगे। आर्टिकल 25, 26 में भी यह कहा गया है कि आपको सभी को, हम सभी को उतनी स्वतंत्रता है जितनी की कानून अनुमति देता है। तो जिस समय पार्लियामेंट आर्टिकल 44 को फॉलो करते हुए ये पास कर देगा, उस समय आर्टिकल 25 उसके मातहत आ जाएगा, यानी कि कानून जो जितनी व्यवस्था देता है उतनी व्यवस्था में ही रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट, तमाम हाई कोर्ट डायरेक्शन दे चुके हैं। यह हमारे देश का दुर्भाग्य था कि सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रक्चर पास होने के बावजूद सरकारें उसको नहीं बना पाई या नहीं बनाने की मंशा थी या जो भी कारण रहे हों, लेकिन चूंकि डायरेक्शन था संविधान। दुबे जी हमारे साथ और भी मेहमान है, उनसे भी मैं इस पर प्रतिक्रिया लूंगा। आपने बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। चौहान साहब, ये विजय कौशिक जी ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी की अगर मंशा है तो लेकर क्यों नहीं आती। हमने पूर्व में देखा है कि सीए और एनआरसी के समय जो पूरे देश में हंगामा हुआ था, अगर ऐसा कोई कानून बीजेपी लेकर आती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आती है और देश में सहमति नहीं बन पाती है, और उसके बाद अगर वही चीज देखने को मिलती है जो सीए विरोधी आंदोलन के दौरान देखने को मिली थी, तो सरकार क्या इन सबसे निपटने में सक्षम है? देखिए, हम बहुत, वकील साहब ने बहुत, दुबे साहब ने बहुत फाइन डिटेल्स, और मैं भी बहुत, चूंकि संसदीय और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज बहुत रुचि का विषय मेरा भी रहता है, मैंने आर्टिकल 44 से ही शुरू किया था। आर्टिकल 44 खुद अपने आप में एक ऑप्टिमिस्टिक एक्सप्रेशन है इस बारे में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में स्टेट प्रयास करें और उसके लिए तमाम सारे कदम उठा। और सब सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट नहीं, दुबे साहब ने तो कहा कि एक जजमेंट में बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक स्ट्रक्चर पास किया, लेकिन मैं तो कह रहा हूं देयर आर सक्सेसिव जजमेंट्स जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि एक जैसा कानून कब लाओगे भाई, एक जैसा कानून कब बनाएंगे। उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य ने एक इनिशिएटिव लिया और उसके ऊपर ये तमाम सारे सकारात्मक बातें आई, तो जाहिर तौर पर है जिन लोगों का एक मोटिवेटेड एजेंडा है अलग किस्म का, वो नहीं चाहते। लेकिन मैंने आपको उदाहरण दिया, मैं उस विधानसभा का विधायक हूं जहां पर अच्छी खासी तादाद क्योंकि मुसलमानों की है, वहां की तमाम सारी पढ़ी लिखी महिलाओं ने, तमाम सारी पढ़ी लिखी लड़कियों ने, तमाम सारी छात्राओं ने, तमाम सारे लोगों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने, सबने यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में अपनी राय व्यक्त की। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से इसी उत्तराखंड की एक मुसलमान बेटी ने, यहीं पे काशीपुर की रहने वाली मुसलमान बेटी ने बाकायदा 3 तलाक के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी और बाकायदा केंद्र की मोदी सरकार ने उसको कानूनी अमली जामा पहनाने का। चौहान साहब, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है, हमारे साथ दूसरे मेहमान भी है। विजय कौशिक साहब से मैं जानना चाहूंगा कि देश की सर्वोच्च अदालतें, हाई कोर्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत कर चुकी हैं, उसका समर्थन कर चुकी हैं। अभी जैसे डॉक्टर डी के दुबे साहब ने बताया कि खुद बाबा साहब अंबेडकर ने भी जो है इसका यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया था। और अगर देखा जाए, अगर कांग्रेस दुनिया की सबसे सेक्युलर पार्टी है, जैसा कि वो दावा करती, कम से कम देश में तो सेक्युलर पार्टी होने का दावा करती है, और कांग्रेस अगर इतनी सेक्युलर है तो यूसीसी जो है वो तो सेक्युलरिज्म का सबसे बड़ा प्रतीक है, धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा प्रतीक है कि सभी नागरिकों के लिए एक सा कानून होगा। फिर आखिर कांग्रेस बार बार पीछे क्यों हटती है? पहली बात तो कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि कानून तो पहले भी बराबर हुई थे सभी के। क्या हत्या करने पर किसी मुसलमान को छूट मिल जाती है? धार्मिक आधार पर कुछ स्वतंत्रताएं कुछ जाति के लोगों को दी गई थी, वो सभी जाति के लोगों को मिली है, किसी वर्ग विशेष को नहीं मिली, पहली बात। दूसरी बात, हम अभी भी कोई विरोध नहीं कर रहे, हम एक सीधी सी बात कहते हैं कि देश के माहौल को खराब करना चाहती है भाजपा, इसलिए राज्यों के कंधों पर बंदूक रखी है। सभी नागरिकों के लिए एक सा कानून आएगा तो देश का माहौल खराब होगा कि माहौल सुधरना चाहिए इससे? हाँ, मैं वही तो कह रहा हूं ना कि अगर आपको समान नागरिक आचार संहिता लागू करनी है तो पूरे देश में कर दीजिए ना।
आज मान लीजिए उत्तराखंड कर रहा है, गुजरात के द्वारा ये करा रहे हैं। कांग्रेस समर्थन करेगी? कांग्रेस, अगर बीजेपी सरकार ऐसा करती है तो कांग्रेस समर्थन करेगी, आप ये कहेंगे आज? देखिए मैंने क्या कहा, अगर जनता राजी है इस कानून से तो हम इसका स्वागत करेंगे, हमें कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। आखिर देश की सरकार को चुना कानून बनाने के लिए ही जाता है, जनता को राहत देने के लिए चुना जाता है। अगर सरकार समान नागरिक आचार संहिता के मुद्दे पर राष्ट्रव्यापी कोई कानून बनाती है और जनता उसका समर्थन करती है, किसी वर्ग को कोई दिक्कत नहीं होती, तो कांग्रेस पार्टी हर तरह से साथ है, देश के साथ। अब देखिए हर चीज अगर कानून बनाने के पहले जनता की राय ले ली जाएगी तो क्या होगा? जनता तो कई बार ये भी कह सकती है हमें हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है, हमें तो हेलमेट पे आप क्यों चालान काटते? अगर जनता कहने लगेगी तो क्या हेलमेट पहनने पे ना पहनने पे सरकार नियम बना देगी? अच्छा मेरी बात तो सुन लीजिए जी। जैसे भाजपा सरकार का घिनौना चेहरा मैं देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा था कि किसी दलित ने अगर कोई शिकायत दी तो पहले उस पर जांच होगी, उसके बाद गिरफ्तारी होगी, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। सर अभी विषय क्या है? अभी विषय यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आप जाने कहां पहुंच रहे हैं। और सुनिए ना, आप बात कीजिए ना कि कांग्रेस अगर सामने हाँ बोलती है, संसद में कानून बना दिया कि अगर कोई दलित शिकायत, अभी राज्यसभा के अंदर प्राइवेट मेंबर बिल आया था यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, हमने देख लिया कांग्रेस का वहां पर क्या था। खतरनाक राजनीति करते हैं ये लोग, वोट बैंक की कितनी खतरनाक राजनीति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए देश की संसद में कानून बना देते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बदलने की शुरुआत कहां से हुई है? अगर हम इस पे जाएंगे तो हमें भी शाहबानों की भी बात करना पड़ेगी जो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं रहेगी। बात कर ले, किसी की बात कर ले, अगर भाजपा उन्हीं कामों को, उन्हीं गलतियों को करना चाहती है जो कांग्रेस ने की है, तो इनको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है, इनको भी जो है सत्ता छोड़ देनी चाहिए। बात कर रहे हैं जनता ने अगर कांग्रेस के खिलाफ चुना है, नहीं है मुझे ऐसा लगता चुना है क्या चीज? मैं तो आपके सामने वो उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं जो कांग्रेस के लीडर ने पास में खुद कहा। मैं आपके सामने वो उदाहरण और उसको पलटने के लिए देश की समझौता किया, पाकिस्तान ने तो समझौता बताइए, लेकिन हिंदुस्तान की आज नरेंद्र मोदी सरकार पाकिस्तान के एक मिनट आप दोनों को रोकना चाहूंगा। डीके दुबे साहब हमारे साथ हैं, संविधान के जानकार हैं, उनसे हम समझ लेते हैं कि बार बार डीके दुबे साहब, मेरा सवाल आपसे है कि बार बार सुप्रीम कोर्ट जो है वो समर्थन कर रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में होना चाहिए। आखिर इसकी वजह क्या है? इसके आ जाने से देश की न्यायिक व्यवस्था को क्या लाभ होगा और आम जनता के अंदर जो उनकी जो चीजें हैं उसमें क्या परिवर्तन आ सकता है? देखिए, हम जब प्रियम्बल में ये कहते हैं कि इंटीग्रिटी होनी चाहिए और फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, तो उसका सीधा सा सुप्रीम कोर्ट के मस्तिष्क में भी बार बार वो प्रश्न आते हैं कि भाई कोई कोर्ट में खड़ा होता है और कहता है साहब इनके साथ ऐसा है और हमारे साथ ऐसा है, तो फिर जाहिर सी बात है कि इक्वलिटी की बात सुप्रीम कोर्ट को करनी पड़ती है। लेकिन मेरा एक और सुझाव है, और सुझाव ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जगह अगर हम हिंदू कोड बिल और दूसरा शरीयत दोनों को भारत से खत्म कर दें, मैं फिर से कहता हूं कि शरीयत एक्ट 1937 और हिंदू कोड बिल जो 1955-56 में पास हुआ, इन दोनों को खत्म कर दें तो 1925 के कानून आज भी जीवित हैं। और 1925 में हमने इंडियन मैरिज एक्ट और इंडियन सक्सेशन एक्ट पास किया था, यानी कि अंग्रेजी सरकार ने उस समय पास किया था। तुष्टीकरण करने के लिए उन्होंने 1937 में ये लेकर आए शरीयत, और 1941 में उन्होंने एक कमेटी बना दी थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हिंदुओं के लिए भी कानून बनाओ, जब तक हिंदुओं के लिए अलग से कानून नहीं होगा तब तक शरीयत को लोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो 1941 में बीएन राव की कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने रिकमेंडेशन। डीके दुबे साहब, आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन हमारी भी मजबूरी है, समय का अभाव है, इसलिए से इस चर्चा को हमें यही विराम देना पड़ेगा। हालांकि विषय इतना बड़ा है कि इस पे इससे ज्यादा भी चर्चा की जा सकती है, लेकिन हमें चर्चा को विराम देना पड़ेगा। मैं अपने तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति और देखते रहिए डीडी न्यूज।